माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, एक बात हमें बताएं कि प्लांट सेल के अंदर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल माना जाता है क्लोरोप्लास्ट। किसको माना जाता है? वो पानी की बोतल देना भाई, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल को किसको कहते हैं? पानी बोतल देना। बच्चे के पास है? पूरा इंजन है ढीला पड़ गया। अरे किसी पास पानी बोतल नहीं? किस और चीज की बोतल है? हाँ, तो हम बताना, देखो, तो हम तुम्हें बोले कि जैसे ये बोतल की दीवार पारदर्शी है, अर्ध पारदर्शी, ऐसे ही कोई सेल की सेल मेम्ब्रेन भी ट्रांसपेरेंट होती है। और इसके पानी को प्रोटोप्लाज्म मान लो, इसी में कांच के कंचा और छुआरा किशमिश डाल दे, वो हो गए डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल। पक्का? क्योंकि अगर इसको कांच की स्लाइड पर रख के माइक्रोस्कोप से पढ़ोगे तो हमने कहा था अंदर चीजें नहीं दिखाई देगी, बल्कि जमीन पर पूरा दिखाई देगा। जब भी सेल के अंदर का अध्ययन करना पड़ता है, पहले इसको रंगीन बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? लेकिन कांच कंचा बहुत बड़ा है, हो सकता है डायरेक्ट दिख भी जाए पानी के अंदर, सरसों का दाना हो सकता है इतनी आसानी से ना दिखे। तो हम बताना ये चाहते हैं कि जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो सेल के अंदर जितने सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनमें से प्लास्टिड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होते हैं। तो अगर सेल का अध्ययन माइक्रोस्कोप से करते हो तो वो आसानी से दिख जाते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड की तुलना में छोटी होती है, तो उसको तब तक नहीं देख सकते हो आसानी से जब तक पहले सेल को रंगीन नहीं करोगे। कैसा नहीं करोगे? तो स्पेशल डाई से कलर करना पड़ता, तभी माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व किया जा सकता है। उस स्पेशल डाई का नाम हमारी तरफ से जान लेना, उसका नाम है जेनस ग्रीन बी। क्या नाम है? तो माइटोकॉन्ड्रिया डायरेक्ट देख सकते हैं कि कलर करने के बाद? माइटोकॉन्ड्रिया को डायरेक्ट देख सकते हैं कि स्पेशली स्टेन करने के बाद? डाई का नाम क्या है? जेनस ग्रीन बी। जब भी हमने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा तो हम तुम्हें बताएंगे कि मान लो ये एक सेल है और ये तमाम साइटोप्लाज्म है, और जब हमने देखा तो पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया ये है। एक तो मेम्ब्रेन ये बनाई, एक मेम्ब्रेन ये बनाई, तो सोच के बताओ माइटोकॉन्ड्रिया सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है कि डबल मेम्ब्रेन? और माइटोकॉन्ड्रिया जब डबल मेम्ब्रेन बनाई है तो हमने कहा था कि एक स्पेस ये आ गया, इस खाली जगह को क्या कहोगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। एक ये अंदर वाला आ गया, क्या कहोगे? स्ट्रोमल स्पेस। क्या कहोगे? मैट्रिक्स स्पेस कह दो, चाहे स्ट्रोमल स्पेस कह दो। जैसे तुम्हें बताएं कि शरीर में होता क्या है, जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है इसमें ऐसे ऐसा लगता है रुद्राक्ष धसे हो, जिनमें आर पार छेद होता है। कोई भी चीज बड़ी आसानी से यहां तक आ सकती, कोई चीज बड़ी आसानी से यहां से बाहर जा सकती है। इसके पास जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कहलाती है परमिएबल। कैसे कहलाती है? क्योंकि इसमें छिद्र वाली प्रोटीन पाई जाती है, उसको कहते हैं पोरिन्स। क्या कहते हैं? पोरिन्स। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये अदर बायो मेम्ब्रेन जैसी ही होती है, मतलब सिलेक्टिवली परमेबल होती है। कैसी होती है? सिलेक्टिवली। और बाहरी मेम्ब्रेन पोरिन्स नाम की प्रोटीन के चक्कर में परमेबल होती है। फिर एक बार बताना, डबल मेम्ब्रेन के चक्कर में इस स्पेस को क्या कहोगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अंदर वाले स्पेस को क्या कहोगे? मैट्रिक्स स्पेस या स्ट्रोमल स्पेस। हम तुम्हें बताएंगे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसकी इनर मेम्ब्रेन पर तमाम ऐसी टेनिस रैकेट जैसी स्ट्रक्चर धसी होती है। यहीं पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन चलती है, जिसके फलस्वरूप एटीपी बनता है। भगवान ने सोचा कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इनर मेम्ब्रेन का, उस पर उतनी ज्यादा हम ये माचिस की तीलियां धसा सकेंगे। वैसे कोई बताए इन माचिस की तीलियों को क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। क्या कहते हैं? इसलिए भगवान ने क्या किया कि ये जो आउट इनर मेम्ब्रेन थी इस पर सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए इस तरह से इन्वेजिनेशंस बना दिए, फिंगर लाइक प्रोसेस बना दिए। कोई हमें इन फिंगर लाइक प्रोसेस का नाम बताए। क्या नाम है? क्रिस्टी। क्या नाम है? अच्छा, इनका सबसे बड़ा उद्देश्य समझ में आया? सरफेस एरिया बढ़ाना। क्या नाम है? और फिर इन्हीं के ऊपर लगा दी भगवान ने ऐसे माचिस की तीलियां। तो हम तुम्हें बताते हैं कि दो मेम्ब्रेन होती है, दोनों मेम्ब्रेन में अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स भी होते हैं, लेकिन इनर मेम्ब्रेन पर ऑक्सीसोम धसे होते हैं। ऑक्सीसोम का जो हेड होता है अपने आप में एटीपी सिंथेटेज एंजाइम का काम करता है। इसलिए भगवान ने सोचा जितने ज्यादा ऑक्सीसोम होंगे उतनी आसानी से एटीपी बना सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनाने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए था, इसलिए इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक उंगली धसा दी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने गए। इन्हीं का नाम था क्रिस्टी। कोई इतना समझ पाया? इस तरह से हमने तुम्हें बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, चूंकि इनके अंदर एटीपी बनती है, एनर्जी बनती है, इसलिए इनको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इनका उद्देश्य होता है एनर्जी बनाना। हम तुम्हें एक बात बताएं,
जब तुम ओरिजिन ऑफ लाइफ वाला चैप्टर पढ़ते हो तो तुम्हें यह पढ़ाया जाता है कि कैसे प्रोटोबियॉन्ट बने, कैसे इयोबियॉन्ट बने, कैसे फिर एक सेल बनी। लेकिन वो जो एआई ओपेरिन का मॉडल है वो बैक्टीरिया अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल का बनना सिखाती है। किसी भी थ्योरी में ये नहीं दिया गया कि कैसे यूकैरियोटिक सेल बने। जब हम पढ़ रहे थे तुम्हारी तरह, न्यूज में एक आ रही थी कि एक लड़का पैदा हुआ, उसके पेट में एक और लड़का, एक इंसान के पेट में एक बच्चा। बड़ी चर्चा हो रही थी, पेट में बच्चा कैसे आ गया? अरे पता नहीं। मान ले कुकर्मी भी है तो भी यूट्रस कहां से आ गया? बोलो। तो हम तुम्हें बताएं, डॉक्टरों ने एक्सप्लेन किया कि ये जो बच्चा इंसान है, जब ये अपनी मम्मी के पेट में था तो वास्तव में ये अकेला यूट्रस नहीं था, दो बच्चे थे, ट्विंस थे, जुड़वा थे। उनमें से एक की ग्रोथ सामान्य तरीके से हो गई जिससे वो पूरा इंसान बन गया, दूसरा बहुत ही स्लो ग्रोथ कर पाया। नतीजा, बड़े वाले के अंदर छोटा वाला फंस गया। जब ये बड़ा वाला बारात लेके जा रहा था तब इसके पेट में दर्द हुआ, तब पता चला इसको डिलीवरी रूम में भर्ती कराना था। कोई समझा? कहां से आए चिंटू? तो कल पूछ रहे थे बच्चे कितने महीने, मतलब तो तुम समझ गए ना। तो हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं, गौर से देखना। इधर ये है, मान लो इधर देखो गौर से, ये है एक बैक्टीरियल सेल अर्थात प्रोकैरियोटिक सेल, ये है दूसरी बैक्टीरियल सेल अर्थात दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल। इवोल्यूशन के दौरान ऐसा हुआ होगा कि एक बैक्टीरियल सेल के अंदर दूसरी बैक्टीरियल सेल घुस गई होगी ना। नतीजा ऐसा रहा होगा कि जो दूसरी बैक्टीरियल सेल थी ये बड़ी वाली तो अब सेल का काम करने लगी और दूसरी वाली सेल ऑर्गेनेल का काम करने लगी। किसका काम करने लगी? इसलिए हम तुम्हें बताएं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो क्लोरोप्लास्ट है, इनके कैरेक्टरिस्टिक 100% बैक्टीरिया की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? जैसे इनके अंदर भी, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर होता है। बैक्टीरिया के अंदर 70S टाइप का राइबोसोम होता है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S टाइप का राइबोसोम होता है। बैक्टीरिया के अंदर अपने मेटाबॉलिक एंजाइम होते हैं, इनके अंदर भी होते हैं। बैक्टीरिया 1 से 2 बनते हैं बाई बाइनरी फिजन। किसके द्वारा? बैक्टीरिया मल्टीप्लाई मेनली बाई फिजन। सुना? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स भी मल्टीप्लाई करते हैं मेनली बाई फिजन। किससे? मेलिफाई। हाँ, लेकिन बावजूद इसके अगर इनको निकाल के बाहर रख दिया जाए, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स निकाल के बाहर रख दिया जाए तो ये मर जाएंगे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दर्शाता। इनका बहुत कुछ इस पर नहीं डिपेंड करता है, इनकी मेटाबॉलिज्म खुद की होती है। इनका 1 से 2 होना तब नहीं होता जब ये सेल डिवाइड करे, तब ये कभी जरूरत के हिसाब से ये 1 से 2 बन जाते हैं। तो बहुत कुछ ये ऑटोनोमस बिहेवियर दर्शाते हैं, बावजूद इसके इनको निकाल के बाहर कर दो तो मर जाएंगे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर पाएंगे। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स को ऑटोनोमस कहें कि सेमी ऑटोनोमस है? सेमी ऑटोनोमिक सेल ऑर्गेनल। पक्का? तो देखें कौन बताएगा। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल प्लास्टिड्स, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। तो उनको डायरेक्ट माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, बिना कलर किए डायरेक्ट देखा सकता है। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको माइक्रोस्कोप देखोगे डायरेक्ट दिख जाएगा, पहले रंगीन करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लास्टिक की तुलना में छोटा है। कौन बताएगा डायमीटर? बताओ जरा, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज कितना होता है? तो लंबाई कितनी होती है? 1 से लेकर 4 माइक्रोन, 4.1 माइक्रोन तक की ना। और विड्थ कितनी होती है? एवरेज आधा माइक्रोन। कितनी होती है? देखो ये एनर्जी बनाएंगे तो बेशक इनका नंबर वेरिएबल होगा, जो सेल जितनी एक्टिव होगी उस सेल के अंदर एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। जैसे ये वाली सेल है, हमने जीवन में कभी कसरत नहीं की तो यहाँ की मसल सेल में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, कम। जब काम नहीं करोगे तो एनर्जी क्या करोगे? अब तुम जानते हो जैसे गौरैया है, उड़ती है तो पंख फड़फड़ाते हैं, तो जो फ्लाइट मसल्स ऑफ इंसेक्ट या बर्ड होती हैं बहुत तेज काम करती हैं, इसलिए पर सेल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कम होगी, ज्यादा होगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है कि कोई सेल में कितनी है, फिजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। किस पे बंद करता? तो तुम्हें कुछ बातें याद आई? माइटोकॉन्ड्रिया याद आई, जेनस ग्रीन बी याद आया। अच्छा ये बताना, डबल मेम्ब्रेन याद आई, आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल याद आई, पोरिन्स याद आई, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस याद आया, स्ट्रोमल स्पेस याद आया, इनर मेम्ब्रेन सेमी सेलेक्टिवली परमेबल याद आई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्रिस्टी याद आए, ऑक्सीसोम याद आए, एटीपी सिंथेसिस याद आया, पावर हाउस याद आया, नंबर ऑफ सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिजिकल एक्टिविटी याद आया। और सकल सूरत कैसी है? सॉसेज या सिलेंडर साइज। कैसी होती है? जरा हम तुम्हें क्लोरोप्लास्ट की बात बताएं।
अर्थात प्लास्टिड्स की बात बताएं तो हम लोग जब पढ़ते थे प्रोटिस्टा, उसमें पढ़ते थे क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और इग्लिनोफाइट्स। याद आया? और जब हम लोग इग्लिनोफाइट्स पढ़ते थे तो इग्लिना में भी ऑटोट्रॉफिज्म पाई जाती थी, उसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते थे, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता था ना। तो हम तुम्हें बोले कि प्लास्टिड्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल या फिर इग्लिनोइड्स भी, तो तुम कहोगे प्लास्टिड्स किसमें पाए जाते? प्लांट सेल एज वेल एज इग्लिनोइड्स, दोनों में पाए जाते हैं। और इनके अंदर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाले पिगमेंट होते हैं और ये प्लांट पार्ट को डिफरेंट कलर भी देते हैं। तो कैसा पिगमेंट होता है उसी के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3। अवर्णीय लवक को क्या कहोगे? ल्यूकोप्लास्ट। कलर्ड वालों को क्या कहोगे? क्रोमोप्लास्ट। क्या कहोगे? क्लोरोप्लास्ट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूको, ल्यूकस मानो तो व्हाइट, गाल पर सफेद सफेद चकत्ता पड़ जाते हैं, ल्यूकोडर्मा कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से व्हाइट फ्लूइड आता है, ल्यूकोरिया कहते हैं। ल्यूकस कलरलेस के लिए होता है, व्हाइट के लिए होता है। तो ऐसे लवक, ऐसे प्लास्टिड्स जिनमें कोई कलर नहीं है, ल्यूकोप्लास्ट। अदर देन ग्रीन, कोई कलर है मगर अदर देन ग्रीन, क्लोरोप्लास्ट। और अगर ग्रीन है तो प्लास्ट। हम तुम्हें बताएंगे कि जो हरा रंग होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, उसके बनने के लिए लाइट की आवश्यकता होती है। तो चूंकि जो पोर्शन पौधे का जमीन के अंदर धंसा होता है वहां तक लाइट नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्लास्ट पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नाम का हरा रंग नहीं होता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो भी प्लास्टिक पाए जाते हैं ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। इनका सबसे मेन काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। कोई बताए क्या तुम्हें एमाइलोप्लास्ट याद आए? क्या करेंगे? स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आलू में क्या होता है? तो पोटैटो ट्यूबर सेल्स बेस्ट एग्जांपल होगी एमाइलोप्लास्ट का। क्या था इसका? क्योंकि एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन शब्द स्टार्च ग्रेन्यूल्स में सुनने को मिलते हैं ना। अच्छा, इलायोप्लास्ट याद आए? ऑयल या फैट स्टोर करेंगे। सरसों के बीज में तेल भरा होता है, गांव में एरंड कहते हैं, अर्थात कैस्टर में तेल निकलता है। तो जिन जिन से तेल निकलता है, अर्थात सरसों के बीज की एक सेल का अध्ययन किया जाए, इलायोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। जब हम लोग सीड पढ़ते हैं मार्फोलॉजी में, मक्का का दाना पढ़ते हैं, प्रोटीन की लेयर पढ़ते हैं, इल्यूरॉन लेयर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? तो ल्यूरोप्लास्ट कहां मिलेंगे? मेज में। कहां मिलेंगे? मेज में। और इलायोप्लास्ट फैट स्टोरिंग सीड्स में, जैसे मस्टर्ड और कैस्टर ना। और एमाइलोप्लास्ट कहां मिलेंगे? स्टार्च स्टोरिंग पार्ट में ना। अच्छा, ये बताओ, क्रोमोप्लास्ट होते हैं, जैसे मान लो जो पौधे का पार्ट रंगीन है, हरे के अलावा कोई दूसरा रंग है, वहां क्रोमोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। मान लो सरसों का फूल पीला है तो सरसों के पेटल्स में क्रोमोप्लास्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर तुम्हें किसी का बैगनी रंग का फूल लग रहा है तो उसके पेटल्स में क्रोमोप्लास्ट देखने को मिल जाएंगे। और जो पौधे के पार्ट ग्रीन होते हैं, ये हमेशा कैसा दर्शाते हैं? क्लोरोप्लास्ट दर्शाते हैं। पता तुम्हें? ये प्लास्टिक्स ऐसे आइटम है जो सदा एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है कच्चा टमाटर। तो जीवन में कच्चा टमाटर को सब देखोगे, एक समय ऐसा आता है कि वो सफेद दिखता है, एक समय फिर आता है वो हरा दिखता है, और एक समय होता है लाल दिखता है। ऐसा लगता है ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ऐसे मिर्च में भी होता है, कभी हरी तो कभी लाल हो जाती ना। तुम्हें हम एक बात बताएं, चलो अच्छा, एक क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। पढ़ाने से पहले हम तो बता दें कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट एनर्जी को स्टोर थोड़ी देर में बताएंगे। डायरेक्ट आते हैं प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट। जरा हमें सोच बताओ कि किसी भी प्लांट सेल के अंदर, एक ये प्लांट सेल बनाई और इसके अंदर हमने तुमसे कहा, मामला धीरे धीरे हो गया कि यहाँ पर भी ऐसे डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एक नाटक होता है। यहाँ पर भी जो है 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह छिद्रित होती है। पोर वाली इस प्रोटीन को क्या कहेंगे? पोरिन्स, जिसके चक्कर में ये आउटर मेम्ब्रेन परमेबल है कि इम्परमेबल? परमेबल है। 2 मेम्ब्रेन चक्कर में यहाँ पर एक स्पेस ये हो गया, इसको कहोगे पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। इधर वाले अंदर वाली जगह को क्या कहोगे? स्ट्रोमल स्पेस। क्या कहोगे? स्ट्रोमल स्पेस। इसी स्ट्रोमल के अंदर ऐसा लगता है बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये एक थैला, एक और थैला, एक और थैला, एक और थैला, एक और थैला।
थैला को कहते हैं थैलेक्वाइड और पूरे ढेर को कहते हैं ग्रैनम। एक वचन ग्रैनम, बहुवचन ग्रैना, जिसकी स्पेलिंग में यूएम या यूएस आता है सदा एक वचन और बाकी होते वचन। इस तरह से हम तुम्हें बताएंगे कि जो ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ऐसे तो पौधे का कोई भी पार्ट जो ग्रीन कलर का है वहां उसकी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, लेकिन जब भी यूजुअली एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट हैं ये नंबर पढ़ाया जाता है तो पौधे की जो लीफ होती है उसकी मेसोफिल सेल पर आधारित पढ़ाया जाता है। एक सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये डिपेंड करता है, अर्थात नंबर डिपेंड करता है सेल पर। जैसे तुमने क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास जैसे अगर ग्रीन एल्गी सुने हो तो उनकी एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन हम तुम्हें बताएं ये जो मेसोफिल सेल होती हैं यूजुअली इनमें जो है 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं पर मेसोफिल सेल। और यहां पर भी वही कहानी होती है। एक थैला को क्या कहते हैं थैलेक्वाइड, पूरे ढेर को क्या कहते हैं ग्रैनम। और इस तरह से हम तुम्हें बताएंगे एक एक मेसोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एक एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से 60 ग्रैना होते हैं। एक एक ग्रैना में 1 2 3 4 अर्थात 10 से लेकर 100 तक थैला होते हैं। क्या होते हैं थैलेक्वाइड से। और इन्हीं थैलेक्वाइड के अंदर बहुत सारे करवा चौथ वाले लड्डू धसे होते हैं। क्या धसे होते हैं करवा चौथ वाले लड्डू। करवा चौथ के लड्डू खाए कभी? हमने कहा था कि खा मत लेना। करवा चौथ के अगर तुमने लड्डू खाए हो, तिल के बनाए जाते हैं, कुछ काली तिल के होते हैं, कुछ सफेद तिल के होते हैं। अब कुछ औरतें तो हमने देखा तिल में लड्डू में चीटा मिला देती कम अगर खाए आ जाए खत्म हो जाए। तो हम तुम्हें बताएंगे काली तिल को मान लो तुम क्लोरोफिल ए और सफेद तिल को मान लो क्लोरोफिल बी, और जो चीटा मिले हैं उनको कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। क्या कहते हैं कैरोटीनॉइड। इस तरह से तमाम पिगमेंट मॉलिक्यूल। हाँ, एक इसके लड्डू के बनने में हम टोटल बताएंगे कि 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भाग लेते हैं और साथ साथ जो है समझ गए और 50 मॉलिक्यूल कैरोटीनॉइड्स के भाग लेते हैं, तब जाके 280 पिगमेंट मॉलिक्यूल से एक लड्डू बनता है जिसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इस तरह से यहां पर भी अच्छा ये जो ग्रैना है, ये जो ग्रैना है ये आपस में भी इंटरलिंक्ड रहते हैं कुछ बंदर की पूंछ बनाने वाली झिल्लियों से। इनको क्या कहोगे स्ट्रोमा लैमेली। क्या कहोगे? तो क्लोरोप्लास्ट फिर से बताना कि क्लोरोप्लास्ट की गिनती कितनी होती है एक सेल में? एक हो सकती है क्या? बेस्ट एग्जांपल कौन है? क्लेमाइडोमोनास। एक सेल में एक हो सकता है कि बहुत सारे भी हो सकते हैं? 20 से 40 तक हो सकते हैं। ये नंबर कहाँ का है? किसी की रूट का है कि स्टेम का? लीफ का। लीफ की मेसोफिल सेल का। अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस का नहीं। याद आया? अच्छा बताओ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। पेरीप्लास्टिडियल स्पेस याद आया? स्ट्रोमल स्पेस आया। यहाँ भी डीएनए होगा, यहाँ पर भी आरएनए होगा, एंजाइम होंगे, सेमी ऑटोनोमस होगा। कौन है ये? प्लास्टिड। पक्का? चलो हम तुम्हें एक बात बताएं क्लोरोप्लास्ट के अलावा। इसके बाद हेडिंग का नाम है, हेडिंग का नाम बताना फटाफट। इसके बाद है ये क्लोरोप्लास्ट के बाद एक हेडिंग है राइबोसोम। क्या नाम है? देखें कौन बताएगा राइबोसोम के बारे में। तो हम तुम्हें बताएं बच्चा, मान लो ये है सेल, इधर ही देखो, और तुमसे बताया कि यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल, राइबोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो तुम जानते थे कि राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। गौर से देखना, राइबोसोम अगर तुम्हें समझना है तो हम तो कहते हैं इनको कहो आरएनपी। क्या कहोगे? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। क्या नाम है? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। नाम इतना सुंदर है, बताता है कि हम राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने पार्टिकल हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हमने तुमसे कहा कि जैसे तुमने लैया का लड्डू देखा, आज ऐसा करो मैगी के नूडल्स लो और उनको गुड़ की चाशनी में लपेट के लड्डू बना दो। जैसे लैया का लड्डू वैसे मैगी नूडल का लड्डू। तो ये है मैगी का नूडल और हमने गुड़ में लपेट के लड्डू बनाया, लड्डू फूट गया, 2 टुकड़े में बदल गया। इस तरह से ये जो पूरा लड्डू है इसी को कहते हैं आरएनपी, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के अनुसार जो लड्डू यूकैरियोट में पाया जाता है वो 80 स्वाइडबर्ग यूनिट वाला कहलाता है। कितना कहलाता है? 80। अलग बात है कि ये ज्यादातर राइबोसोम्स 2 टुकड़ों में रहते हैं। जो छोटा वाला टुकड़ा है
40 स्क्वायर वर्ग कहलाता है और इसको कहते हैं 60 स्क्वायर वर्ग। दोनों जोड़ मत देना कि 60 किलो प्लस 40 किलो बराबर 100 किलो, ये इनका वेट नहीं होता है। हाँ, अप्रॉक्स डेंसिटी ही है, लेकिन स्क्वायर वर्ग शब्द डायरेक्ट वजन नहीं है, डायरेक्ट डेंसिटी नहीं, इसको बहुत चीजें मिलकर डिफाइन करती है, ठीक ना। इस तरह से हमने तुमसे बोला। अच्छा, हम तुम्हें एक बात बताएं, जब हम डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि यहां से संदेश आएगा, मैसेंजर आरएनए आएगा, वो मैसेंजर आरएनए जो है राइबोसोम के पास जाएगा। तो जब प्रोटीन सिंथेसिस होती, ऐसे तो ये दोनों राइबोसोम्स के टुकड़े अलग अलग ही रहते, मगर जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है तो आपस में चिपक कर कंप्लीट राइबोसोम बना लेते हैं। ये कब चिपकेंगे कब नहीं चिपकेंगे, सारा खेल साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। अगर साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल से कम है तो दोनों यूनिट अलग अलग रहेंगी। अगर साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल के बराबर हो गया तो दोनों चिपक के कंप्लीट राइबोसोम बना लेगी। और अगर साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल से ज्यादा हो जाए, मोलर कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाए, तो कई बार दो राइबोसोम आपस में चिपकने लग जाते हैं। मोनोमर कहें उसको कि डाइमर कहें, तो डाइमर भी बनना शुरू हो जाते, पक्का। अच्छा, हम तुम्हें बताते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है सब कुछ उसमें भी ऐसा ही होता है। आरएनए और प्रोटीन से बना पार्टिकल पाया जाता है, राइबोसोम यहां पर भी पाया जाता है। और लड्डू चाहे बूंदी का हो और चाहे लैया का हो और चाहे मैगी की नूडल को, किसी भी लड्डू के ऊपर कवरिंग कभी नहीं पाई जाती। तो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होते थे। यहाँ पर पूरा कंप्लीट लड्डू 70 स्क्वायर वर्ग यूनिट वाला कहलाता था। छोटी यूनिट का नाम कौन बताएगा, बड़ी यूनिट का नाम कौन बताएगा। सारा खेल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। अच्छा, ये बताओ कि जो 70s राइबोसोम था, अभी कहा था माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड किसका लक्षण दर्शाते हैं, बैक्टीरिया का। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में भी राइबोसोम है, तो 70 वाले होंगे 80 वाले होंगे हैं। उस सेल ऑर्गेनेल का नाम बताओ जो दूसरे सेल ऑर्गेनेल के अंदर घुसा बैठा है, राइबोसोम। तो सेल ऑर्गेनेल विद इन द ऑर्गेनेल किसके लिए बोला जाता है, राइबोसोम के लिए। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कहलाता है। क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी सेल्स जितना ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करेंगी उनके अंदर राइबोसोम्स उतनी ज्यादा विकसित होंगे। क्यों, तुम्हें जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाएंगे तब कभी प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाएंगे, और जब प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाएंगे तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा संभव होता है कि एक तरफ से ऐसे बन के आ रहा है मैसेंजर आरएनए, और उसी पर मैसेंजर आरएनए पर दूसरी तरफ चिपकना शुरू हो जाते हैं राइबोसोम। एक राइबोसोम ये चिपक गया, एक राइबोसोम एक और चिपक गया, एक राइबोसोम ये और चिपक गया। ऐसे जब किसी मैसेंजर आरएनए पर मोर देन 2 राइबोसोम्स चिपक जाए तो मोर देन 2 के लिए सदा पॉली शब्द बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको कहोगे पॉली राइबोसोम या पॉलीसोम। क्या कह सकते हो, पॉली राइबोसोम और पॉलीसोम, पक्का। अच्छा, इन सब के बाद एक हेडिंग है साइटोस्केलेटन। क्या नाम है, साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। जैसे हमारे अंदर हड्डी और कार्टिलेज के बना कंकाल तंत्र है। क्यों, ये जो कंकाल तंत्र है ये हमको मजबूती तो देता ही है, मजबूती तो देता ही है, और साथ साथ हमारा रूप मेंटेन करता है। क्या करता है, तो शेप मेंटेन करता है, और शरीर को हमारा कंकाल तंत्र स्ट्रेंथ देता है, शक्ति देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। कोई समझा। इसी तरह कोशिका के अंदर भी होता है। हमने देखा जब बचपन में तुम स्कूल के लिए बैग खरीद के लाए थे तो बैग में बुक्स तो थी नहीं, उसने तमाम सारे न्यूज़पेपर ठूस दिए थे जिससे बैग तुम्हारा फूला फूला रहे। याद आया, तो वो न्यूज़पेपर किसका काम कर रहे थे, स्केलेटन का काम कर रहे थे, बैग को शेप देने का काम कर रहे थे। कोई समझा। तो चूंकि यहाँ पर भरा है खूब सारा साइटोप्लाज्म, हम तुम्हें बताएंगे इसी साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के बने तमाम ऐसे धागा पाए जाते हैं, और ये कंकाल तंत्र का काम करते हैं, साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल का काम करते हैं। ये धागा 3 प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल। नंबर 2 कौन से, माइक्रो नंबर अगला इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो फिर से बताओ, साइटोस्केलेटन मतलब कि कोशिका का कंकाल तंत्र। साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल कार्बोहाइड्रेट का बना होता है कि लिपिड का, प्रोटीन का।
प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन की बनी स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर कितने प्रकार की होती है? 3। क्या नाम है इनके? माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट और इंट्रा। हम लोगों के सिलेबस में सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और अभी दिखाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल के नाम पर। हमारी सेल के अंदर हम तुम्हें अभी दिखाएंगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के ही बने होते हैं सिलिया। क्या बने होते हैं? सिलिया थोड़ा ऐसी हेरी आउटग्रोथ हुआ करेगी, साइज में लंबी हो जाए तो इसी को कहेंगे फ्लैजेलम। क्या कहेंगे? तो सिलिया और फ्लैजेला माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं। साथ ही साथ हम तुम्हें दिखाएंगे ये भी बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल को, क्या? सेंट्रियोल। और ये सेंट्रियोल ही है, अभी थोड़ी देर बाद दिखाएंगे, जो सेल डिवीजन के समय इधर इधर नॉर्थ और साउथ पोल पे चला जाता है और बाद में ऐसे करके न्यूक्लियर स्पिंडल बनता है ना, तो तुम कह सकते हो सेंट्रियोल ही ये सिलिया और फ्लैजेला की बेसल बॉडी को जन्म देता है। इसलिए बेसल बॉडी जो होती है ये भी बनी होती है ट्यूब माइक्रोट्यूब्यूल्स की। और हम तुम्हें बताएंगे ये जो न्यूक्लियर स्पिंडल जो सेल डिवीजन की मेटाफेज में देखने को मिलता है ये भी बना होता है किसका? तो स्पिंडल आपरेटस भी इसी चीज का बना होता है। ये सवाल नीट में आया था, यही चारों ऑप्शन से पूछा था, इनमें से कौन है जो माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है? कौन बना होता है? सिलिया और फ्लैजेला और सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल बने तो सेंट्रियोल 3 चीजों को जन्म दे सकता है। वो सिलिया और फ्लैजेला की वो जड़ जहां से सिलिया फ्लैजेला निकलते हैं उसको कहते हैं बेसल बॉडी। क्या कहते हैं? सेंट्रियोल से ड्राइव होती है। साथ साथ मेटाफेज में जो सेल डिवीजन होता है न्यूक्लियर स्पिंडल बनता है सेंट्रियोल से ही बनता है। तो सेंट्रियोल और उसके डेरिवेटिव्स सब माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। किसके बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो कुछ नहीं होती, अभी बता रहे। जरा एक पेन देना, ऐसा पेन जिसमें रिफिल पड़ती हो। एक पेन देना जिसमें रिफिल पड़ती हो, ऐसा पेन जिसमें रिफिल पड़ती हो, और ऐसा पेन जिसमें रिफिल पड़ती हो। और इस पेन को गौर से देखो तो ऐसा लगता है ट्यूब है, बड़ा है तो ट्यूब, छोटा होता है ट्यूब्यूल। एनिमल बच्चा एनिमल ट्यूल, डक्ट बच्चा डक्ट्यूल, ट्यूब बच्चा ट्यूब्यूल। कोई समझा? तो हम तुमसे कहें इस तरह की ट्यूब्यूल होती है छोटी छोटी। ये ट्यूब्यूल प्लास्टिक की बनी है, यहां जो इस्तेमाल होती है वो प्रोटीन की बनी। और उस प्रोटीन का नाम कोई बताएगा? ट्यूब बनाने वाली प्रोटीन, इसलिए ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या नाम है? क्या नाम है? यही नीट में सवाल आया था कि इनमें से कौन ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है? सिलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल एंड इट्स डेरिवेटिव। पक्का? अच्छा, हम तुम्हें एक बात बताएं, चलो एक एक करके सारी चीजें बताते हैं कि ये सिलिया और फ्लैजेला हैं। जो तुमने कभी पैरामीशियम का नाम देखा है? तुमने कभी देखा हो कि ये होता है पैरामीशियम, और ये इसके शरीर पर छोटे छोटी हेयरी आउटग्रोथ पाई जाती है। क्या नाम होता है इनका? सिलिया। क्या नाम होता है? कभी तुमने इग्लिना का नाम सुना है? ये इग्लिना का नाम सुना है? इसके शरीर पर कुछ हेयरी आउटग्रोथ पाई जाती है। क्या? फ्लैजेला। तो पहले तुम बताएं, तुम्हें चाहे सिलिया पढ़ाने जा रहे चाहे फ्लैजेला, बेसिक स्ट्रक्चर दोनों की एक समान होती है। मेन अंतर होता है ये साइज में छोटे और गिनती में ज्यादा होते हैं, इंटायर बॉडी सरफेस पर पाए जा सकते हैं। ये साइज में फ्लैजेला बड़े होते हैं, फ्यू इन नंबर होते हैं, यूजली एक होते हैं, 2-3 भी हो सकते हैं। और हमने कहा एट द एंड ऑफ बॉडी पाए जाते हैं, ये इंटायर बॉडी सरफेस पर पाए जाते हैं। ये जो होते हैं जब फ्लैजेला काम करते हैं तो बिल्कुल वैसे काम करते हैं जैसे केरल में नौका विहार किया जाता है। जब नौका चलाई जाती है, नाव चलाई जाती है, तो तमाम सारे पतवार इस्तेमाल किए जाते हैं, ओर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। समझ आया? और जब हम नौका विहार करते हैं तो हमारी नाव आगे जा सकती है, अर्थात तो स्वयं सेल आगे जा सकती है। तो सिलिया सेल के मूवमेंट कराते हैं। लेकिन हम तुम्हें बताएंगे कि तुमने अगर इग्लिना को, पैरामीशियम को देखा हो, उसके बॉडी के लेफ्ट साइड में गड्ढा होता है, ओरल ग्रूव कहते हैं। और ओरल ग्रूव का संबंध अंदर होता है किसी चीज से जिसको कहते हैं फूड वैक्यूल। ऐसे समझो ये है मेरा ओरल और इसी चारों तरफ होते बाल, और हम पानी में बैठ जाते और इन बालों को हिलाते तो आसपास का पानी भी घुमड़ घुमड़ नाचने लगता ना। और जब ये पानी ऐसे घुमड़ घुमड़ नाचता तो पानी में भंवरधारा पैदा हो जाती, और उस भंवरधारा में जो भी फूड पार्टिकल फंस जाता सीधा चला जाता है नदी की तली में। तो इस तरह से जो सिलिया होते हैं वो स्विमिंग करा के, अर्थात सेल के मूवमेंट के लिए तो रिस्पॉन्सिबल हैं ही, साथ साथ सराउंडिंग मीडियम का पानी भी हिला सकते हैं। क्या करा सकते हैं? सराउंडिंग फ्लूइड को भी मूव करा सकते हैं।
होते हैं, जबकि फ्लैजेला जो होता है ये बिल्कुल वैसे करेगा जैसे मछली का फिन होता है, कॉर्डल फिन, उसके द्वारा मछली स्विमिंग करती है। तो फ्लैजेला किस लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सेलुलर मूवमेंट के लिए। काहे के लिए? मूवमेंट ऑफ सेल के लिए। सिलिया काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मूवमेंट ऑफ सेल एज वेल एज मूवमेंट ऑफ आसपास का पानी, मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग फ्लूइड। फ्यू इन नंबर कौन है? फ्यू इन नंबर कौन है? मैनी इन नंबर कौन है? इंटायर बॉडी पर हो सकते हैं, साइज में छोटे होते कौन? और सेल मूवमेंट और फ्लूइड मूवमेंट कौन कराएगा? ओनली सेल मूवमेंट, ओनली सेल मूवमेंट। दोनों की बेसिक स्ट्रक्चर एक समान है, चाहे सिलिया पढ़ा के दिखा दे चाहे फ्लैजेला। चलो हम तुम्हें थोड़ा सा सिलिया बना के दिखा रहे हैं या फ्लैजेला पढ़ा के दिखा दे। इधर देखो, मान लो ये है कोई सेल, ठीक, ये है इसकी बेसल बॉडी, ये है, देखना सब लोग, बेसल बॉडी, यहीं से निकली ये हेयरी आउटग्रोथ। लेकिन हम तुम्हें एक बात बताएं, ये हेयरी आउटग्रोथ के चारों तरफ ऐसे पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे सोचो जैसे तुमने कोई तार देखा हो, अंदर कॉपर वायर है, ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग है। ये जो प्लास्टिक की कवरिंग है इसको तो सिंपली ये कह दिया, क्या कह दिया? शीट। क्या कह दिया? प्लाज्मा लीमा की कवरिंग। और अंदर जो कॉपर वायर है इसको कहा जाता है एक्सोनीमा। क्या कहते हैं? एक्सोनीमा। जब हमने इस कॉपर वायर को भी उधेड़ा तो पता चला बहुत सारे वायर लपेट के बनाया गया, बहुत सारे वायर लपेट के बनाया गया। तुमने कभी बचपन में वो खाया था, चावल का बना हुआ पीले रंग का, उंगली में फंसा के चर्र से बोलता था, चुर्री खाई? हमारे गांव में तो पोंगा कहते थे। क्या कहते थे? पोंगा। कभी खाया किसी ने? पोंगा क्या है? गौर से, पोंगा क्या है? गौर से देखो, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, टिब्यूल। वो चावल की बनी, यहाँ ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी। पक्का? ये चावल कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन। कोई समझा? इधर गौर से देखो, ये मान लो है मेरे पास एक मार्कर, और मजे की बात है ये भी चलो है मान लो खोखला, एक है दो लाओ, ये भी है मान लो खोखला, अर्थात कि मार्कर एक ट्यूब लाइक है, प्लास्टिक बने होने के बजाय ये प्रोटीन का बना, ट्यूबुलिन प्रोटीन का। ऐसा सोचो, ऐसे मेरे पास दो अगर मार्कर होते, मोटे मोटे हैं काफी, और इनके ऊपर हम लपेट देते कपड़ा। क्या लपेट देते? मरा पड़े रूमाल हो, तो इस तरह से कपड़ा लपेट दिया, इसको कह दिया शीट। क्या कह दिया? शीट। शीट कह दिया, शीट कह दिया। अब हमने दो पतले पतले ट्यूब्यूल ली, एक ट्यूब्यूल ये है पतली पतली, मतलब पेन मान लो, एक और देना, एक ये है ट्यूब, ट्यूब की बच्चा ट्यूब्यूल पतली पतली। अब इस तरह यहाँ पर दो ऐसे ट्यूब लगा दी। ऐसे मेरे पास और होते, चूंकि आज दुर्गा मैया नहीं है इसलिए कम हाथ है, ऐसे दो यहाँ चिपका देते, दो यहाँ चिपका देते, दो यहाँ, तो ऐसा लगता है पूरा लकड़ियों का बंडल बन गया, ट्यूब्यूल का बंडल बन गया। और इसी को पिघला के लंबा कर दो तो हेयरी आउटग्रोथ अर्थात एक्सोनीमा बन जाए। क्या बन जाए? क्या बन जाए? तो हम तुम्हें अगर सामने से काट के दिखाएं तो ऐसा लगेगा, ऐसा एक्सोनीमा को काट दिखाएं तो ऐसा लगेगा एक पोंगा पंडित ये है जो चुर्री खाई थी, एक पोंगा ये है, उसके चारों तरफ हमने लपेट दी है ये कपड़ा, अर्थात क्या? सीख। क्या लगती? और फिर हमने कहा था ऐसे हमने दो पोंगा ये लिए और फिर दो पोंगा ये लिए, फिर दो, ये तुम्हें सर्किल दिख रहे हैं, ये वास्तव में है पूरा पाइप है, से ये सामने दिख रहा है इसलिए सर्किल दिख रहा, वरना पूरा ट्यूब्यूल है, माइक्रो ट्यूब्यूल है। इस तरह से हम कितनी जगह पर अरेंज करेंगे? 9 जगह पर ना, ऐसे। अब हमने तुमसे कहा गिन के नहीं बना रहे बेटा, ऐसे ही बनाए दे रहे, ऐसे 9 डबलेट्स इस्तेमाल किए और इनको यहां से जोड़ दिया। इनको कहते हैं जैसे किसी साइकिल के पहिया में तीलियां होती हैं रिम में ना, इनको कहते हैं स्पोक्स। क्या कहते हैं? तो इस तरह का जो ये पूरा बंडल है इसी को कहते हैं सिलिया, और ऊपर की शीट को कहते हैं शीट। एक्सोनियम किससे बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। सेंटर में दो कितनी होती? 2। किनारे कितने? कितने? 9। इसलिए अरेंजमेंट टोटल क्या कहलाता है? 9 प्लस 2 कहलाता है। ये चीजें क्या कहलाती है? तीलियां कहलाती है, अर्थात स्पोक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? इस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर जो होती है, चाहे सिलिया की देख लो और चाहे फ्लैजेला की देख लो, बेसिक स्ट्रक्चर दोनों की बराबर होती है। चलो हम तुम्हें एक बात बताएं, ये सिलिया ही है, सिलिया ही है। अब छोड़ो, अब हम तुम्हें बात बताएं कि इधर देखो, बात आई सिलिया फ्लैजेला के बाद इसकी, और जिसका नाम है, इसका नाम क्या है? सेंट्रियोल। क्या नाम है? सेंट्रियोल। अच्छा ये बताओ, सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में है? दूसरा नाम क्या बोला? डिवीजन सेंटर। क्या बोला? डिवीजन सेंटर।
सुनो 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 सुनो, और हम तुम्हें इधर ही दिखाओ, देखो सब लोग, ये जो तुमने कभी ध्यान दिया हो कि तुमने पढ़ी थी एक प्लांट सेल है, क्या पढ़ी थी? गलत बात, सेंट्रियोल प्लांट सेल में तो तुमने पढ़ी थी कौन सी सेल? एनिमल सेल। इसी एनिमल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ तुमने सुना था एक ये रॉड पाई जाती है और एक ये रॉड। ये रॉड को महसूस करना है तो पुराने जमाने में गांव देखो, लकड़हारा पतली पतली लकड़ियों का बंडल ऐसे खोपड़ी पे लग के जाता था बोलो, तो एक लकड़ी को एक माइक्रोट्यूब्यूल और पूरे बंडल को सेंट्रियोल। एक लकड़ी को, समझ गए? बोलो बोलो बोलो। तो इस तरह से यहाँ कितने सेंट्रियोल होते? 2। कल कहा था कि वाटर फिल्म बनाना, जमीन पे पतली पतली पानी की लेयर बनाना, उसमें कोई निरमा या एरियल वाशिंग पाउडर थोड़ा डालना, लगेगा पानी दूर दूर हट गया, तो वहां पर गोल मटोल दिखेगा। ऐसा ही होता है ये एमॉर्फस सब्सटेंस में दोनों सेंट्रियोल जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसी एमॉर्फस सब्सटेंस में धसे होने के चक्कर में दूर से एक गोल मटोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। इस संपूर्ण स्ट्रक्चर को सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्येक रॉड को सेंट्रियोल। एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल? 2। दोनों पैरेलल की एक दूसरे के 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर। पक्का? चलो तुम्हें एक रॉड अर्थात एक सेंट्रियोल 20 से काट दिखाएं। जब 20 से काटा तो यहां पर ऐसे समझो कि मेरे पास आटा होता है, आटा का हम लंबा लंबा सांप बनाते और उसी सांप में इधर से 3 पाइप धसाते, इधर से 3 पाइप धसाते, इधर से 3 पाइप चिपका के टोटल 9 जगह 3 रिफिल धसा देते। कितनी रिफिल? 3। एक रिफिल प्लास्टिक बनी, ये प्रोटीन की बनी। तो इस तरह से बीच में तो हमने आटा या गोंद ले लिया है ना, और इसमें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से यहाँ बीच में कोई ट्यूब्यूल नहीं होती है, प्रोटीन का बना मांस होता है, इसको हब कहते हैं। क्या कहते हैं? और यहाँ 9 जगह होते हैं, 2 माइक्रोट्यूब्यूल या 3 डबलेट या ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ जो अरेंजमेंट है इन ट्यूब्स का वो 9+2 है कि 9+0 है? तुमने कभी पिक्चर देखी आज का अर्जुन? तो महाभारत देखी? अभिमन्यु ने उठा लिया था रथ का पहिया। रथ का पहिया देखा? हम जब कानपुर आए थे तब टांगा चलते थे, खड़खड़ा, अब नहीं दिखते हैं सड़कों, पहले घोड़ा से चलते थे टांगा। उनका रथ का या इक्का का तुमने पहिया देखा हो, बीच में जहां घोड़ा, मोटरसाइकिल पहिया देखा, जहां घोड़ा फंसा होता है उस पोर्शन को हब कहते हैं। फिर तमाम मेटल की तीली लगाई जाती है, अब तो एलॉय व्हील चालू करना, तीलियां होती थी और बाहर बाहर होता था रिम ना, तो रिम वाली जगह पर तो स्पोक्स हैं और यहाँ पर ये हो जाएंगे क्या? ये स्पोक्स, ये है माइक्रोट्यूब्यूल। ऐसा भी होता है कि एक जो सबसे दूर वाली माइक्रोट्यूब्यूल होती है वो दूसरे के प्रॉक्सिमल वाले से ऐसे जुड़ी भी रहती है, तो पूरी कार्ट व्हील बैलगाड़ी के पहिया जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसी को कहते हैं सेंट्रियोल। क्या कहते हैं? फंक्शन क्या होता है सेंट्रियोल का? अभी तो कहा था कि जब सेल डिवीजन होता है तो ये सेंट्रियोल डिवाइड कर जाते हैं और ऐसे 2 बन जाते हैं, और फिर क्या होता है, एक सेंट्रियोल खिसक के इस पोल पे आ जाता है, एक वाला ये खिसक के इस पोल पे हो जाता है। तुम भी जानते हो प्रोफेज खत्म होते होते जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती थी तो फिर तुम यहाँ पर सारे क्रोमोसोम ऐसे इक्वेटर पर लेट जाते थे, और फिर तुम जानते थे कि उन क्रोमोसोम की कमर से ऐसे रस्सियां बनती थी, और जो रस्सियां आती कहां से? इस सेंट्रियोल से आती थी या इस सेंट्रियोल से आती थी ना, तो ये तर्क रूपी अर्थात स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाती थी। कहां से बनी? ये स्वयं सेंट्रियोल से बनी। कहां से बनी? तो सेंट्रियोल कौन कौन से काम बताया था? एक तो डिवीजन सेंटर का काम करता है, अर्थात सेल डिवीजन में तो हेल्प करता ही है, साथ साथ न्यूक्लियर ऑपरेटर्स या स्पिंडल ऑपरेटर्स को जन्म देता है, सिलिया फ्लैजेला की जड़ को अर्थात बेसल बॉडी को। जो कोई समझ पाया? क्या नाम पढ़ा रहे थे हम? सेंट्रियोल। दोनों को मिला के क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। मेम्ब्रेन बाउंडेड विदाउट मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन। इतना पक्का? अच्छा, तो इस तरह से तुम्हें यहां तक की बात बता चुके। अगली हेडिंग का नाम है सिलिया और फ्लैजेला के बाद कौन सी? माइक्रो माने छोटा। हेडिंग का नाम है, कोई बताए कौन सी हेडिंग है? माइक्रो बॉडीज। कौन सी? माइक्रो बॉडीज। अच्छा, नाम ही कितना सुंदर है, माइक्रो माने छोटा, बॉडी माने बॉडी कोई स्ट्रक्चर। तो हम तुम्हें बताएंगे कि सेल के अंदर जैसे लाइसोसोम होता है उसी तरह की स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कुछ और भी पाई जाती है जिनको कहते हैं माइक्रो बॉडीज।
एज सच स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल राइबोसोम को मानते हैं। किसको मानते हैं? राइबोसोम, जो कि दाने थे, ग्रेन्यूल्स थे। लेकिन हमने बताया था ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इनका साइज अलग अलग होता है। कोई बताए कि 15, 20, 25 नैनोमीटर, नैनोमीटर 10⁻⁹ ये रेंज होती थी 70s टाइप के राइबोसोम्स की, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स की, और ये हुआ करती थी 80s राइबोसोम्स की, अर्थात यूकर। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल तो राइबोसोम कहलाते हैं। मगर होश में रहना, ये विदाउट एनी मेम्ब्रेन होते हैं, नग्न होते हैं। जब स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल पूछा जाए तो इन्हीं का नाम आता है। किसका नाम आता है? माइक्रोबॉडीज स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल कहलाते हैं। ये माइक्रोबॉडीज दो स्पेशल नाम याद रखना, एक नाम होता है पैराक्सीसोम और एक नाम होता है ग्लाइऑक्सीसोम। क्या नाम होता है? और ये माइक्रोबॉडीज एनिमल सेल में भी पाई जाती है, प्लांट सेल में भी पाई जाती है। लेकिन मानो इतना ही नीट में पूछा गया था माइक्रोबॉडीज किस में पाई जाती है? एनिमल सेल एज वेल एज प्लांट सेल में। देखो, पैराक्सीसोम एनिमल सेल में होती है कि नहीं होती है, प्लांट सेल में होती है कि नहीं होती है, हम तुम्हें इसका सबूत देने जा रहे हैं। जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, C3 साइकिल पढ़ेंगे, तो जो C3 प्लांट होते थे उनमें जैसे जैसे फोटोसिंथेसिस होती थी वैसे वैसे ऑक्सीजन बनती थी। ऑक्सीजन रूबिस्को के लिए इनहिबिटर का काम करने लगती थी। तो हम तुम्हें बताएंगे भगवान ने कुछ और किया नहीं। तो जो C3 प्लांट होते थे उनमें एक्चुअली जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती थी तो शुरू में फोटोसिंथेसिस की रेट बढ़ती थी, बाद में फोटोसिंथेसिस की पैदावार घटने लगती थी, क्योंकि उनमें कुछ नया फिनोमेना शुरू हो जाता था जिसको फोटो रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब हम तुम्हें ये पढ़ाएंगे, जब हम तुम्हें ये पढ़ाएंगे कि फोटो रिस्पायरेशन में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल इस्तेमाल होते हैं, तब हम बताएंगे कि क्लोरोप्लास्ट तो इस्तेमाल होता ही है, पैराक्सीसोम भी इस्तेमाल होता है और माइटोकॉन्ड्रिया इस्तेमाल होती है। कौन सी? फोटो रिस्पायरेशन प्लांट में होता ना, C3 प्लांट में होता ना, से फोटो रिस्पायरेशन करने के 3 सेल ऑर्गेनल कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पैराक्सीसोम होगा सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, तभी तो फोटो ऑक्सीडेशन या फोटो रिस्पायरेशन होगा ना। इसलिए पैराक्सीसोम प्लांट में पाया जाता है, इसकी गारंटी हो गई। पैराक्सीसोम एनिमल सेल में भी पाया जाता है। हम तुम्हें किसी दिन पढ़ाएंगे कि एनिमल सेल में भी पैराक्सीसोम पाए जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, जब हम तुम्हें पढ़ाएंगे कि हमारे लिवर में कैसे यूरिया बनती है, और यूरिया बनती है हमारे लिवर में, और यूरिया हमारा लिवर जब बनाता है फिर इस यूरिया को भेज देता है किडनी भाई साहब के पास, और किडनी भाई साहब इस यूरिया को छान छान कर मूत्र विसर्जन द्वारा बाहर निकाल देते हैं, है कि नहीं? पिक्चर में तो जब यहाँ यूरिया बनती है, जब यहाँ यूरिया बनती है यहाँ पर, तो हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे अमीनो एसिड में से अमोनिया निकाली जाती है। जैसे मान लो ये है अमीनो एसिड COOH और CH और R और NH2। क्या है ये? NH2। तो हम तुम्हें दिखाएंगे कि जब भी किसी अमीनो एसिड में से अमोनिया निकलती है, सबसे पहले ये हाइड्रोजन निकलती है। इस हाइड्रोजन को FAD नाम का ट्रक अपने ऊपर डाउनलोड कर लेता है। तुमने कभी ट्रक देखे हैं? ऐसे होते हैं, ट्रक पे लिखा रहता है गुड्स कैरियर। क्या लिखा होता है? गुड्स कैरियर लिखा होता है ट्रक के ऊपर ना। ऐसे भाभी जी चला रही चश्मा लगा के, तो है ना, और इन ट्रक के नाम होते हैं, जैसे गंगा कैरियर, तो यहाँ इस ट्रक का नाम है मान लो FAD। FAD एक प्रकार का हाइड्रोजन कैरियर है। क्या है ये? FAD आता है, इन हाइड्रोजन को अपने ऊपर डाउनलोड कर लेता है, बन जाता है FAD2H। अच्छा एक बात बताओ, किसी के ऊपर 2 क्विंटल बोझा रख दे, लंबाई पड़ जाएगी, टेढ़ हो जाएगा, टेढ़ हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रिड्यूस। रिड्यूस कोई होना नहीं चाहता। तो ये क्या करता है? FAD खुद से फिर पुनः FAD और हाइड्रोजन अर्थात अपनी टोपी किसी और पहना देता है, और उस टोपा का नाम है ऑक्सीजन। नतीजा वो 2 हाइड्रोजन लेने के बाद बन जाता है H2O2। केमिस्ट्री जब पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड खपोले डाल देता है। सोचो लिवर में अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया तो लिवर जल जाएगा, सड़
जाएगा। इस खतरनाक चीज को कम खतरनाक चीज में तोड़ना जरूरी है। नतीजा हमारे अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को पुनः पानी और ऑक्सीजन में तोड़ काट दिया जाता है। अब काट डालने के लिए काट डालने वाला एंजाइम चाहिए जिसका नाम है कैटलेज। वो इन्हीं पराक्सीसोम के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लिवर सेल के पराक्सीसोम में। तो ये सबूत है कि पराक्सीसोम एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में, दोनों। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में। फोटो रिस्पायरेशन याद रहेगा, लिवर में यूरिया सिंथेसिस याद रहेगी। बोलो बोलो बोलो। इस तरह से एक अगली माइक्रोबॉडी है, इसका नाम है ग्लाइऑक्सीसोम। क्या नाम है? इसका फंक्शन होता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलती है। सुन लो 1 मिनट के लिए, बहुत ही आसान। देखो एक तुम्हें बात बताएं, अगर तुमने जमीन में मान लो चना का बीज डाला, कोई सीड डाला, तुम देखना कभी चना को गौर से, एक ऊपर छेद होता है, छेद को कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? और इसी माइक्रोपाइल से पानी अंदर जाता है। तो जब पानी अंदर जाता है तो प्रेशर बढ़ता है, सीड कोट चटक जाती है, क्रैक हो जाती है, और तब अंदर से मासूम सीडलिंग बाहर आ पाता है ना। क्योंकि जो अंकुरण होता है, अंकुर निकलता है, बड़ा मुलायम होता है, वो इतनी हार्ड सीड कोट को ब्रेक नहीं कर पाता है। तो सीड जर्मिनेशन के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वाटर अवेलेबिलिटी। जब पानी अंदर जाएगा, इम्बिबिशन होगा, प्रेशर बढ़ेगा, कवरिंग चटक जाएगी, अंदर से किल्ला बाहर निकलेगा, सीडलिंग बाहर निकलेगा। याद आया? लेकिन हम तुम्हें बताएं, सेलुलोज वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, प्रोटीन वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, क्या तेल वाटर सॉल्युबल होता है कि इनसॉल्युबल? तो जो फैट या फैट लिपिड स्टोरिंग सीड होते हैं, जैसे सरसों का बीज, कैस्टर का बीज, इनमें अंदर फैटी कंपाउंड भरे होते हैं। तो ये सीड जमीन में डाल भी दोगे, ये पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, नतीजा सीड कोट क्रैक नहीं होगी, तो अंकुरण कैसे होगा, सीड कैसे जर्मिनेट करेगा। इसलिए क्या होता है, जो ऑयल स्टोरिंग सीड होते हैं, इनको जब हम पानी में डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं, तो इनमें पहले एक साइकिल चलती है जिसकी मदद से फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदल लिया जाता है, और फिर पानी एब्जॉर्ब होता है, फिर आगे की प्रक्रिया होती है। तो फैट को कार्बोहाइड्रेट में बदलने वाली उस साइकिल प्रोसेस को ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल कहते हैं। कहां चलती है? ग्लाइऑक्सीसोम में। कहां चलती है? ग्लाइऑक्सीसोम में। कोई समझ पाया? क्या समझ पाए? साइटोस्केलेटन में कितनी आइटम पढ़ते हैं? साइटोस्केलेटन लिपिड का बना होता है कि कार्बोहाइड्रेट का? प्रोटीन की बनी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये स्ट्रक्चर 3 प्रकार की सुनी थी, क्या नाम बताओ? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। हम लोग डिटेल पढ़ेंगे सिर्फ माइक्रोट्यूब्यूल का। तो कुछ आंसर आए साइटोस्केलेटन नाम पर आंख बंद करके ठोक देना, माइक्रोट्यूब्यूल बनी है किसकी? ट्यूबुलिन प्रोटीन की। पक्का? क्या ये किसी सेल को रूप देने का काम करते हैं, सेल को मजबूती देने का काम करते हैं? और पैरामीशियम में देखा, क्या ये लोकोमोशन में मदद करती है, मोटिलिटी में मदद करती है? अच्छा ये बताओ, सिलिया फ्लैजेला में से लॉन्गर कौन? फ्यू इन नंबर कौन? फ्यू इन नंबर कौन? कौन केवल सेल को हिला डुला सकता है? कौन पानी को भी हिला डुला सकता है? सेल को भी हिला डुला सकता है? अच्छा ये बताओ, कौन किसी नाव के पतवार की तरह, ओर की तरह है? लंबाई किसकी ज्यादा? काट के देखें, बेसिक स्ट्रक्चर दोनों के अलग अलग सिमिलर, सीट और एक्सोनिमा दोनों में 9+2 पैटर्न याद आया? सेंट्रल ट्यूब्यूल शीत द्वारा कवर्ड है, किनारे किनारे 9 जगह 2-2 ट्यूब्यूल लगी हैं, डबलेट लगा है। अच्छा सेंटर में 2 ट्यूब्यूल नहीं होती है, कहां? सेंट्रियोल में, वहां प्रोटीन का सिलेंडर होता है, उसको हब कहते हैं, और 9 जगह डबलेट होता है, ट्रिपलेट होता है। डबलेट या ट्रिपलेट? बेसल बॉडी कहां से ओरिजिनेट होती है? सेंट्रियोल से। कहां से? स्पिंडल ऑपरेटस, इंट्रिना ऑपरेटस सेंट्रियोल से। किसी क्या है? अच्छा ये बताना कि माइक्रोबॉडीज के नाम पे हमने कितनी चीजें पढ़ी? 2, पराक्सीसोम और माइक्रोबॉडीज। एनिमल सेल होती है, प्लांट बॉडी दोनों होती है, दोनों होती है। पक्का? बात बची है आखिरी हेडिंग जिसका नाम है केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस। और हमें तुम एक बात बताओ कि जो न्यूक्लियस होता है इसको 1831 में सेल के अंदर सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट 1831 में। पक्का? 1831 में और देखा था। ये अलग बात है कि इस न्यूक्लियस के अंदर कोई कलर्ड नाटक है और उसका क्रोमा माने कलर और 3 माने धागा, उसका नाम था क्रोमैटिन। वैसे उसको डाई से कलर करके किसने क्रोमैटिन नाम दिया था? फ्लेमिंग ने। किसने? W फ्लेमिंग ने फ्लेमिंग नाम दिया था। पक्का?
चलो एक बात बताएं, जब भी कोई सेल पढ़ते हैं ज्यादातर एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है। ये अलग बात है कि अब पढ़ाया नहीं जाता है। जब हम पैरामीशियम पढ़ते थे तो पैरामीशियम के अंदर हमको ऐसे दो दो तीन तीन न्यूक्लियस भी पढ़ाए जाते थे। पैरामीशियम नाम मत पढ़ना, जैसे पैरामीशियम कॉर्डेटम में एक बड़ा एक छोटा न्यूक्लियस होता था, यानी कि पैरामीशियम कॉर्डेटम में टोटल एक से ज्यादा दो न्यूक्लियस होते थे। ऐसे ही एक पैरामीशियम पढ़ाया जाता था जिसको कहते थे पैरामीशियम ऑरेलिया, उसमें ऐसे एक बड़ा कई छोटे पढ़ाए जाते थे। मतलब हमारा यह है, नंबर की बात करें तो यूजुअली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन नंबर वेरिएशन भी दर्शाता है। ये एक सेल में दो भी हो सकते हैं, एक सेल में मैनी भी हो सकते हैं। तुम्हें कोई ऐसी सेल याद है, कोई ऐसी मैच्योर सेल याद है ह्यूमन बॉडी की जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है? आरबीसी में मैच्योरिटी के दौरान न्यूक्लियस नष्ट हो जाता है। ऐसी कोई प्लांट सेल पता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है? तो सीव ट्यूब्स। अरे भाई, जब जाइलम और फ्लोएम पढ़ते ना, तो फ्लोएम की एक सेल है जिसका नाम है सीव ट्यूब या सीव एलिमेंट, उनमें न्यूक्लियस मैच्योरिटी आता है, नष्ट हो जाता है। पक्का? अच्छा, इस तरह से हम तुमसे बोलें, लेकिन फिर भी बताओ कि जब सीव सेल ट्यूब्स हो या हमारी आरबीसी हो, चूंकि विदाउट न्यूक्लियस होती हैं, इनको जिंदा मानेंगे कि मुर्दा? अरे भाई, 120 दिन जिंदा रहती है आरबीसी, सुना कि नहीं सुना? ये जिंदा ही सेल होती है। अगर हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करें तो तुमको भी पता है कि प्रिमिटिव टाइप का होता है यूकैरियोट। जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोला था। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहने के लिए कितने कंपोनेंट? 4। सबसे पहले इस कंपोनेंट का नाम क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप कह दो या कैरियोथीका, अंदर भरे ग्रेनुलर। तुमने कभी फेस मास्क देखा है? कई बार देखे लड़के कानपुर आते ही चले जाते कॉस्मेटिक की दुकान पे, भाई साहब फेस मास्क देना है। और हमने देखा बिल्कुल लिबलिबी जेली जैसा होता है, लेकिन उसमें दाने पड़े होते हैं जिससे रगड़ो तुम्हारे गाल रेगमाल जैसे रगड़ के साफ हो जाए। छोटे छोटे बीड्स पड़े होते ना, दाने पड़े होते, ग्रेन्यूल्स पड़े होते। तो इस तरह से जो अंदर प्लाज्म भरा है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ये ट्रांसपेरेंट तो है ही, लेकिन ये कोलाइडल ट्रांसपेरेंट ग्रेनुलर लिक्विड होता है। और इन्हीं पर आरएनए और प्रोटीन का बना एक कांच का कंचा होता है, क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं उसको? न्यूक्लियस। और फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का गुत्थम गुत्था जाल, क्या कहते हैं इसको? क्रोमैटिन नेटवर्क। अच्छा देखिए, कौन बताएगा? हमारी सेल में 46 गुणसूत्र हैं, 46 क्रोमोसोम। ये शब्द मेटाफेज में बोला जाता है, मतलब डिवाइडिंग सेल में बोला जाता है, कि रेस्टिंग फेज में, इंटरफेज में बोला जाता है। जब तक सेल डिवाइड नहीं करती है, जेनेटिक मटेरियल गुत्थम गुत्था जाल के रूप में होता है, उसको कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। नेटवर्क नेटवर्क इसलिए कहा जाता है। लेकिन जब इसको अरेंज करते हैं तो जैसे पतंग उड़ाते, डोरी की छोटी छोटी लच्छी बना के रख ली जाती है, 46 लच्छी बना के रख ली जाती है ना। जब डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, तभी क्रोमोसोम समझ में आते हैं, अन्यथा इस जाल को क्रोमैटिन नेटवर्क ही कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ दो दो झिल्लियां हैं, दोनों झिल्ली अंदर और बाहर वाली झिल्ली कहीं कहीं चिपक जाती है, जिससे आर पार छेद बन जाता है, न्यूक्लियर पोर बन जाते हैं। जब इस डीएनए से आरएनए बनता है तो वो इसी छेद से निकलकर बाहर आता है। बहुत से एंजाइम या प्रोटीन इसी छेद से अंदर चली जाती है। क्या न्यूक्लियर पोर टू वे पाथवे का काम करेंगे? क्या यहां से चीजें बाहर आएंगी कि अंदर आएंगी? दोनों तरफ। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच पाथवे का काम करते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये खाली जगह है, स्पेस है, इसको कहेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी प्लास्टिडियल स्पेस, आज इसको कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। डायमीटर बताओ इस पेरी न्यूक्लियर स्पेस का? 10 से लेकर 50 नैनोमीटर, 10 से लेकर 50 नैनोमीटर। अच्छा, तुम्हें बताएं, ये जो न्यूक्लियोलस है ये आरएनए और प्रोटीन का बना होता है, लेकिन कौन सा आरएनए मेनली होता है? आरआरएनए। कौन सा होता है? आरआरएनए। तो इस तरह से 4 कंपोनेंट होते हैं। पक्का 4 कंपोनेंट होते हैं। और हम तुम्हें बताएं, न्यूक्लियस का कोई हमें फंक्शन बताए। न्यूक्लियस पूरे, जैसे इस पूरे शरीर का मालिक है ब्रेन, वो जो चाहता है वही होता है, ऐसी सेल का मालिक है कौन? न्यूक्लियस। इसलिए इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। यही पूरे सेल की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। लेकिन तुम्हें पता कि जब हम लोगों का जन्म होने वाला होता है
तो तुम जानते हो ओवा के अंदर भी है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, डीएनए पे होते हैं जीन, मम्मी के जीन, और इधर से जब स्पर्म जाता है, स्पर्म का हेड, हेड के अंदर डीएनए, डीएनए के ऊपर पापा के जीन। तो इस तरह से तुम कह सकते हो वो न्यूक्लियस ही है जो माँ बाप के लक्षण चिंटू में पहुंचाने का काम करता है, और इसको कहते हैं हेरेडिटी। क्या कहते हैं? तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन कैरेक्टर्स को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का काम भी न्यूक्लियस करता है, और एक सेल की एक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियस। किसी को याद आया? ये कहानी खत्म हो गई। चलो अच्छा, थोड़ा सा इस क्रोमैटिन नेटवर्क के बारे में फिर से बता दो। क्रोमैटिन नेटवर्क के बारे में फिर से बता दो। देखो ये बना है डीएनए का। किसका बना? डीएनए का। और तुम भी जानते हो जो डीएनए होता है वो ऐसे डबल स्ट्रैंडेड होता है। एक धागा ये है और एक धागा मान लो ये है, और दोनों धागे तुम जानते हो ऐसे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, बाद में ऐसे राइट हैंडेड क्वाइलिंग हो जाती है, जिससे बीच बीच में छल्ला बन जाते हैं। डबल हेलिकल मॉडल नाम सुना है? और हम तुम्हें बताएंगे, थोड़ा मोटा मोटी बात करें तो एक ह्यूमन बॉडी सेल में 2 मीटर लंबा डीएनए होता है। कितना लंबा? 2 मीटर। और सोचो सेल का साइज इतना छोटा होता है कि नग्न आंख से दिखाई तक नहीं पड़ती। तो छोटी सी सेल के छोटे से न्यूक्लियस के अंदर 2 मीटर लंबा डीएनए समाहित करना है। बेशक इसको किसी चीज के ऊपर लपेटना पड़ेगा। याद आया? जैसे हम लोग मार्केट से गमले में पानी लगाने वाला पाइप खरीद लाते हैं, या पतंग उड़ाने वाली डोरी खरीद लाते हैं, तो ऐसे नहीं लाते कि आगे वाला डोरी सिर्फ पापा पकड़े आ रहे कंधे पर रखे और पीछे वाला मम्मी किसी चरखी पर लपेट के लाते हैं। याद आया? इस पे लपेट लाते हैं चरखी पर। पता तुम्हें? इसका नाम है डीएनए। डीएनए को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। और एसिड कोई भी हो, एसिड कोई भी हो, एसिड कोई भी हो, वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल होते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और माइनस हमेशा अट्रैक्ट होता है प्लस की तरफ। माइनस हमेशा अट्रैक्ट होता है प्लस की तरफ। तो अगर इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को किसी के ऊपर लपेटना चाहते हो तो वो खुद पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए। तो हम इसको प्रोटीन के ऊपर लपेटेंगे। प्रोटीन बनी होती है अमीनो एसिड से। किसी को अमीनो एसिड का फार्मूला पता है? हम तुम्हें बताते हैं कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड लिखो। मान लो हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा और इसके अल्फा कार्बन पर हमने NH2 लगा दिया। ये जो अमीनो एसिड है इसको पानी में घोलोगे, हो सकता है यहां से हाइड्रोजन हट जाए, और हो सकता है ये बन जाए माइनस, और हो सकता है यहां पर जुड़ जाए, ये बन जाए प्लस। तो यहां पर ये क्षारीय चीज है, बेसिक चीज है, ये एसिडिक कंपोनेंट है। पानी की पीएच एसिडिक होगी कि एल्कलाइन? न्यूट्रल। क्या होगी? ऐसे अमीनो एसिड को न्यूट्रल अमीनो एसिड कहोगे। और इस तरह के अमीनो एसिड को जोड़ जोड़कर जो प्रोटीन बनाई जाए वो भी न्यूट्रल ही होगी। लेकिन जरा सोच के देखो कि अगर मेरे पास कोई ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें यहां पर मान लो हमने एक और अमीनो एसिड लगा दिया, तो ओवरऑल पीएच एसिडिक हो जाएगी कि एल्कलाइन? ये इसको बैलेंस कर लेगा। ओवरऑल पीएच किसकी होगी? इसकी वजह से एल्कलाइन होगी, बेसिक होगी। इस प्रकार के अमीनो एसिड को जोड़ जोड़कर अगर प्रोटीन बनाओगे तो इस प्रोटीन का नाम होगा हिस्टोन। क्या नाम होगा? एक प्रकार की बेसिक प्रोटीन है। हिस्टोन एक प्रकार की बेसिक प्रोटीन। मान लो यहां पर सारे अमीनो एसिड न्यूट्रल है, ये 2 पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो ओवरऑल प्रोटीन कैसी बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज, अर्थात एसिडिक की एल्कलाइन बेसिक प्रोटीन बन जाएगी। पक्का? तो इस प्रकार की एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है हिस्टोन। और इसी हिस्टोन प्रोटीन ये 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की हिस्टोन प्रोटीन होती है। चलो हम तुम्हें लिख के दिखाएं। एक नाम है H1, एक नाम है H2A, एक नाम है H2B, एक नाम है H3, एक नाम है H4। भगवान ने क्या किया? इन चारों के 2-2 मॉलिक्यूल लिए, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल लिए? 8। जैसे एक अमरूद लेना और अमरूद को 20 से काट देना। कितने टुकड़े का? 2। एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। फिर ऊपर वाले टुकड़े में एक चाकू ऐसे मारना, एक चाकू ऐसे मारना। टोटल ऊपर कितने टुकड़े हो गए? 4। नीचे से भी कितने हो गए? 4। पूरी गेंद में कितने टुकड़े हो गए? 8। ऑक्टामर कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तरह से भगवान ने इन चारों के 2-2 टुकड़े लिए
और इस तरह का एक ऑक्टामर तैयार किया। ये 4 है, 1 2 3, एक टुकड़ा पीछे, और ऐसे लिया 1 2 3, ऐसे 4 यहां। और इस डीएनए को अब थोड़ा सा 2-2 स्ट्रैंड दिखाएंगे, दिक्कत होती है इनको, इनकी जगह पर हम एक का स्ट्रैंड बनाए दे रहे हैं, ठीक, मोटा सा, ऐसे समझो ऊन हमने ऐंठ ली एक। अब भगवान ने क्या किया, प्रत्येक ऑक्टामर के चारों तरफ इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को 2.25 बार ऐसे लपेट दिया। कितनी बार? 2.25 बार। 2.25 बार समझते हो? एक 360 डिग्री का चक्कर पूरा कर दिया, दूसरा 360 डिग्री के नहीं 270 डिग्री ही पूरा किया। नहीं समझ पाए? जैसे सोचो यहां से कोई चीज चले, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 चक्कर पूरा। इसके बाद 90 डिग्री 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 यहां तक अगर लपेटे तो ये 2 चक्कर हुए, 2.25 हुए। इस तरह से भगवान ने 2.25 बार इसको लपेटा। अच्छा, इंसान अगर लपेटे तो इसके बाद ये उधड़ न जाए, यहाँ गांठी लगा देगा। क्या लगा देगा? जब तुम्हारी शादी होगी तो आम के पत्ता की माला पहनाई जाएगी, पान के पत्ता की, तो देखना पत्ता के ऊपर धागा लपेट गांठी लगा दी जाती। इंसान बनाता भगवान ने ऐसे ही चिपका दिया, इस प्रोटीन की मदद से यहां पर ऐसे ही चिपका दिया, तो इस तरह से ऑक्टामर बढ़ गया। थोड़ा कम मैग्नीफाई कर रहा है, ठीक, तो एक और ऑक्टामर, एक और ऑक्टामर, एक और ऑक्टामर, एक और। तो इस तरह से हम तुम्हें बताना चाहते हैं कि जब तक सेल डिवाइड नहीं करती है तो हमारा डीएनए इस तरह से दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है मंगलसूत्र दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है बीड्स चिपके हैं किसी डोरी पर, बीड्स ऑन स्ट्रिंग। कैसा दिखाई पड़ता है? तो मंगलसूत्र उसको गुत्थम गुत्था ऐंठ के उलझा के इसे फेंक दो, साथ क्रोमेटिन नेटवर्क बन जाएगा। समझ पड़ा? बीड्स ऑन। लेकिन जब सेल डिवीजन शुरू होता है, इस बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाले डीएनए में अब फर्दर क्वाइलिंग और कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग वाला डीएनए अब ऐसा होने लगता है। कैसा? जैसे जैसे समय व्यतीत होता है ये सोलेनॉइड में बदलने लगता है। इस तरह से यहाँ अब छल्ला यहाँ आ जाते हैं, बीड्स यहाँ आ जाते हैं। इससे फायदा क्या मिला? डीएनए की लंबाई घट गई, भले मोटाई बढ़ गई। जैसे जैसे और प्रोफेज से मेटाफेज की तरफ जा रहे होते हैं, इसमें फर्दर क्वाइलिंग होने लगती है। हम इतनी टिपिकल क्वाइलिंग करके नहीं दिखा पाएंगे, साथ लास्ट वाला डायग्राम डायरेक्ट बना दे, ठीक। जैसे लास्ट स्टेज होती है, इधर देखो सब लोग, इधर देखना, ये ऐसे क्वाइलिंग होने लगती है, ठीक, ऐसे क्वाइलिंग होने लगती है, क्वाइलिंग होने लगती है और होने लगती है और होने लगती है, क्वाइलिंग क्वाइलिंग और क्वाइलिंग, और नतीजा फुलटास एक स्प्रिंग बन जाती है। इसी हाईली फोल्डेड डीएनए को गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ऐसे बन जाता है क्रोमोसोम। इसलिए कहा जाता है क्रोमोसोम जितनी ज्यादा क्वाइलिंग होगी उतने मोटे मोटे स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम का अध्ययन करना है किस फेज में किया जाता है? मेटाफेज। इसमें किया जाता है मेटाफेज। अब कुछ वैज्ञानिक पहले मानते थे इस तरह से डीएनए की बनी स्प्रिंग ही क्रोमोसोम है और ये नग्न होते हैं। कैसे होते हैं? नग्न। लेकिन कुछ वैज्ञानिक कहते नहीं, नग्न नहीं अच्छे लगते, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती। आखिर चली कहां जाती? उसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के टुकड़े इस स्प्रिंग को चारों तरफ से ऐसे ढक लेते हैं और तब बन जाता है क्रोमोसोम। जो वैज्ञानिक मानते हैं क्रोमोसोम कवर्ड होते हैं, वो इस झिल्ली को पेलिकल कह देते हैं और इनके अंदर भरे फ्लूइड को मैट्रिक्स कह देते हैं और इस स्प्रिंग को क्रोमोनीमा या बहुवचन क्रोमोनिमेटा कह देते हैं। पता तुम्हें? इस तरह से जब सेल डिवीजन होता है तो तुम जानते हो प्रोफेज का नाम सुना होगा, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपीयर होते थे। और प्रोफेज जैसे जैसे मेटाफेज की तरफ बनती थी, प्रोसीड करती थी, ये क्रोमोसोम में क्वाइलिंग कंडेंसेशन होने लगती थी और यहाँ पर ऐसे आके क्रोमोसोम बन जाते थे और इक्वेटर पर लेट जाते थे ना। एक तुम्हें बात बताए, जो हमने ये क्रोमोसोम बनाया है ये एक्चुअली सिंगल क्रोमैटिड वाला बनाया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जब सेल डिवीजन होता है तो तुम भी जानते हो एक इंटरफेज आती है, तो G1 ES G2 फेज आती है, और जब सेल गुजरती है ES फेज से उस समय क्रोमोसोम में डीएनए जो होता है कैसा हो जाता है? डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। डीएनए की सिंथेसिस हो जाती थी, तब जाके कैरियो, समझ गए ना। तो यहां से G1 ES G2 फेज कुछ याद आए? यहां पर जो हम ये कहना चाहते हैं घटिया भाषा में, जो ऐसा होता नहीं जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। वैसे तो तुम भी जानते हो इंटरफेज में क्रोमोसोम नहीं होते हैं, क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, लेकिन हम कहते हैं मान लो कि यहां पर ऐसे सिंगल क्रोमैटिड वाला क्रोमोसोम होता है। समझाने के लिए करें, ऐसा होता नहीं। लेकिन जब ये ES फेज में गुजरेगा
इस क्रोमेटिड की फोटोकॉपी हो जाएगी, नतीजा क्रोमोसोम अब ऐसा हो जाएगा, एक क्रोमेटिड तो ये हो गई, एक क्रोमेटिड ये हो गई, एक क्रोमेटिड ये हो गई। ये अलग बात है कि दोनों साइड की क्रोमेटिड जहां पर जुड़ी होती है, इस जगह को कहते हैं सेंटर। क्या कहते हैं? जहां से ये क्रोमेटिड को मेरी कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, इस जगह को कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? ऐसे समझो कि हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, अंदर की बात के चक्कर ना पड़ना, और हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, यहां से यहां तक मेरी एक भुजा है, एक क्रोमेटिड, यहां से यहां तक दूसरी भुजा है, सेकंड क्रोमेटिड, दोनों भुजाएं इस जगह पर आपस में जुड़ी हैं, इस जुड़ाव वाली जगह को कहोगे सेंट्रोमियर। क्या कहोगे? और अगर तुमने WWF वाली लड़ाई देखी हो, उसमें यहां पे मोटी सी बेल्ट बांध लेते हैं, लेदर की बेल्ट बांध लेते हैं। किसी के पास बेल्ट है, चलो हमने क्या किया, वो प्रोटीन की बनी प्लेट एक इधर चिपका ली और प्रोटीन की बनी प्लेट एक इधर चिपका ली। इन प्लेटों को कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? पूरे इस धड़ को क्या कहोगे? सेंट्रोमियर। क्या कहोगे? यहां से लेकर यहां तक एक भुजा को क्रोमेटिड, यहां से तक दूसरी भुजा को और जहां पर दोनों अटैच है उसको सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर पे जो प्लेटें चिपकी प्रोटीन की इनको काइनेटोकोर। कोई समझ पाया? पक्का पक्का पक्का? सुनते रहना बेटा। क्रोमोसोम के बारे में कोई भी अध्ययन मेटाफेज में किया जाता है। क्या किया जाता है? लेकिन एक बात होता है, मेटाफेज के बाद जैसे एनाफेज आती है, हम तुम्हें बताएंगे ये क्रोमोसोम अपने अपने पोल की तरफ जाने लगते हैं। किसकी तरफ जाने लगते हैं? किसकी तरफ? जैसे हम यहां खड़े, तुम क्या गुरुजी घर का बंटवारा होगा, बागवानी पिक्चर बनेगी, इधर वाले बच्चे बोले हम अलग पढ़ेंगे, इधर वाले बच्चे वाले इधर पढ़ेंगे, लेकिन कंडीशन ये कि दोनों लोग गंगवार सर से पढ़ेंगे। हम क्या करें? हम कहेंगे बेटा ऐसा करो, तलवार ले आओ, हमारे टुकड़े कर लो, आधा टुकड़ा तुम ले जाओ, आधा टुकड़ा तुम ले जाओ। तुम इतने कम कर बोले गुरुजी खड़े हो टुकड़े करने यार। तो जब हम ऐसे सेंटर पे खड़े हैं, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर खड़े, इधर वाले लड़के क्रेन लेके आए, हुक फंसाया। अच्छा, पेट में अगर हुक फंसाओ फट जाएगा पेट, बेल्ट में फंसाना। किसमें फंसाना? बेल्ट में, तो पेटों नहीं फटेगा ना। इधर वाले लड़के अपना क्रेन में हुक लाए और इधर फंसा दिया, और अब बीच में मार देंगे चाकू, आधा टुकड़ा इधर घसीट जाएगा, आधा टुकड़ा इधर घसीट जाएगा। इस तरह से प्रत्येक क्रोमेटिड अलग अलग होने लगती। किस फेज में? एनाफेज में। किसमें? किसमें? सुनते रहना। ये है मान लो एक क्रोमेटिड, ऐसी लंबी लंबी बना देना, दो रूमाल होते चिपका देते थे, दो क्रोमेटिड जाते। जब ये यहां इक्वेटर पर लेटा है, और बच्चा तुम लोग को नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है? और सोचो क्रेन लाए, हुक फंसाए, हुक फंसाया कहां पे? अगर बीचों बीच फंसाया, जब इसको घसीट रहे होंगे तो ये अंग्रेजी का ये अक्षर दिखाई पड़ेगा। कौन सा अक्षर? बी है। ऐसे क्रोमोसोम को मेटासेंट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे सुनो, जब ये क्रोमेटिड लेटा है, क्रेन लाके हुक फंसाया, इस मुर्दे को उठाने जा रहे हैं, मान लो थोड़ा बीचों बीच में फंसाने बजाय एक किनारे फंसाया, ये अंग्रेजी का क्या बन गया? एल या जे। बोलो एल कह दो, चाहे उल्टा कर दो, जे कह दो। तो जब एक आर्म शॉर्ट, एक आर्म लॉन्ग, तो ऐसे क्रोमोसोम को सब मेटासेंट्रिक क्या कहते थे? और बीचों बीच में फंसाया था तो दोनों आर्म इक्वल, तब अंग्रेजी का बी बना था, उसको मेटासेंट्रिक। बिल्कुल। अच्छा सुनो, ये मुर्दा लेटा है, बहुत किनारे हमने हुक फंसाया, तो ऐसा लगता है अंग्रेजी का आई बन गया। एक वेरी लॉन्ग, एक वेरी शॉर्ट, जिसे आई बनाते हैं अंग्रेजी का, ऐसे करके ऊपर भी दे देते ना, इसको कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? सुनो, ये मुर्दा लेटा है, इसकी बिल्कुल खोपड़ी है, हुक फंसा दिया यहाँ पे, बिल्कुल टीला पे, टर्मिनल पर हुक फंसा दिया, तो सिंगल रॉड है ना, सिंगल भुजा है, इसको कहेंगे टीलोसेंट्रिक। क्या कहेंगे? फिर से बोलो। इक्वल आर्म्स, दिखने में अंग्रेजी के एक शॉर्ट एक लॉन्ग, दिखने में अंग्रेजी के एक वेरी शॉर्ट एक वेरी लॉन्ग, एक्रोसेंट्रिक, और सिंगल आर्म को एक्रोसेंट्रिक। पक्का। इस बीचों बीच में वो पिचकली जगह, बीचों बीच में जो ये, तो इस सेंट्रोमियर है कहां पर? इसी के आधार पर तमाम प्रकार के क्रोमोसोम पढ़ाए जाते हैं। पता। इसको गौर से देखो, इसको जरा सावधान बनाने कठिन है, ऐसा लगता है यही है,
क्रोमोसोम यही है। अरे लोहे का थोड़ी बना, हमने पकड़ के सीधा कर दिया इसको बस। तो तुम समझ गए कि इस प्रारंभिक पिचकिल्ली जगह को प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्ट्रिक्शन मैंने सिकुड़ा ना, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये बिल्कुल बीचों बीच में इसने क्रोमेटिन को दो भागों में मेरी कर दिया, डिवाइड कर दिया। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसके चारों तरफ WWF वाली प्रोटीन वाली प्लेट लगा दी, प्लेट को कहते थे काइनेटो। हमारी कमर को कहोगे बेल्ट, को बेल्ट को कहोगे बेल्ट। कोई समझ पाया? समझ पाया? मेटाफेज में जो न्यूक्लियर स्पिंडल बनाओगे, वो धागा जब चिपकाओगे तो पेट में डायरेक्ट धागा चिपकाओगे कि कमर में बेल्ट में चिपकाओगे? सेंट्रोमियर से या काइनेटोकोर से? पक्का? इस तरह से होते हैं। पता तुम्हें हम लोगों का जो न्यूक्लियस होता है उसमें इस तरह से तमाम क्रोमोसोम तो होते ही, लेकिन याद रखना हमने कहा था समझाने के लिए सहारा लिया है, अन्यथा क्रोमोसोम इंटरफेज में नहीं, हमेशा मेटाफेज में दिखाई देते हैं। किसमें दिखाई देते? कहा जाता है क्रोमोसोम के बारे में कोई भी अध्ययन करना है मेटाफेज में करो। सपना कौन थी? सपना दिल वाले पिक्चर में डाला था सपना। सपना कौन थी? मर गई सपना। एक ऐसी लड़की थी जिसने धोखा दिया, ऐसा गाना आता ना, सपना सेपना, सपना सेपना। मेरे हिसाब से क्रोमोसोम की सेप पढ़नी चाहिए एनाफेज में। क्रोमोसोम की सेप पढ़नी चाहिए क्योंकि क्रोमोसोम की सेप तभी आती है जब वो अपने अपने पोल की तरफ घसीटे जाते हैं और क्रोमैटिड्स मूव करती है एनाफेज में। किस पेज में? एनाफेज। पक्का? एक तुम्हें बात बताएं, ये जन्मजात पिचकिल्ली जगह, जो चीज जन्मजात होती है वो प्राइमरी यूनिट्स कहलाती हैं, उनसे बाद में जो बनाई जाती है वो डेरिवेटिव। कोई समझा? प्राथमिक चीज को प्राइमरी, बाद वाली चीज सेकेंडरी। देखो हम लोग यूकैरियोट है, हम लोगों के न्यूक्लियस में ऐसे क्रोमोसोम तो है ही, लेकिन ये कांच का कंचा भी होता है जिसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। तो अगर तुम्हारी सेल में न्यूक्लियोलस है तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स में से कम एक जोड़ी क्रोमोसोम ऐसे जरूर होंगे जिन पर इस प्राइमरी पर पिचकिल्ली जगह के अलावा एक और पिचकिल्ली जगह होती है। एक और भी पिचकिल्ली जगह होती है। तो ये जो प्राइमरी पहली वाली पिचकिल्ली जगह है उसको कह दिया प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर, और ये दूसरे नंबर की पिचकिल्ली जगह है इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या दूसरा नाम बताओ नार। क्या नाम है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। यही वो जगह है जहां से आरएनए बन के प्रोटीन में लिपट के बन जाता है न्यूक्लियोलस में। ये वो जगह है जो न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करती है। कोई समझा इस जगह? अच्छा, और इसके जो ऊपर का पोर्शन है, स्टेनिंग के चक्कर में, कलर करने के चक्कर में ये चमकीला दिखेगा तो इसको कहते हैं ध्रुव तारा की तरह सैटेलाइट। क्या कहते हैं? तो ये जो पोर्शन है इसको सैटेलाइट कहते हैं, और इस गुणसूत्र को सैटेलाइट वाला गुणसूत्र अर्थात शॉर्ट फॉर्म में आजकल हम लोग जो डैडी को डैड कहने लगे और ब्रदर को ब्रो कहने लगे और सैटेलाइट को सैट कहने लगे। क्या कहने लगे? तो ऐसे क्रोमोसोम क्या कहते हैं? सैट क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सैट क्रोमोसोम। पक्का? तो पूरी सेल ऑर्गेनेल वाला ये चैप्टर खत्म हो गया, इसको ऑफ कर दो, बोलो ना। और हम लोग अब मिलेंगे होली के बाद।